तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमको उम्मीद है आपने इससे पहले वाला लेक्चर 2 का होगा, अच्छी स्थिति वाला, आपको बढ़िया समझ में आई होगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम नृत्य स्थिति क्या है, और नृत्य स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इससे पहले किया था हमने नृत्य सॉरी अच्छी स्थिति में, अब करना है नृत्य स्थिति में। हमने बताया अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य के नाम से भी जाना जाता है, अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से, या फिर गॉस ए के नाम से। इसी तरह हम निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, या फिर गॉस बी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे अच्छी स्थिति को जाना जाता है, उसी तरह निरक्षीय स्थिति को भी अनुप्रस्थ स्थिति या गॉस बी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया इतना? तो हम देखो, अच्छी स्थिति में क्या देगा हमने, वह बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु कहाँ स्थित होता है, वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर। अब कह रहा है निरक्ष यानी अक्ष पर नहीं, निरक्ष पर, अक्ष पर नहीं कहा, निरक्ष पर यानी किसी दूसरी जगह। तो हम पहले पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति की परिभाषा कि सर निरक्षीय स्थिति क्या है। पहले पढ़ेंगे हम निरक्षीय स्थिति। क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय स्थिति। जैसे उसमें कहा था हमने, अच्छी स्थिति में जब कोई बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। इसी तरह इसमें कहा होता है निरक्ष पर यानी लंबवर्धक पर। तो इसमें हम कह सकते हैं, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे कोई। तो हमने बना लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव। क्या बना लिया हमने? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं ए बी, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे हैं। ठीक है। निरक्षीय स्थिति में कहाँ स्थित होता है वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है? लंबवर्धक। लंब अर्धक यानी होता है ऐसा लंब डालो जो किसी रेखा को दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित। तो ये क्या हो गया? लंब, दोनों को बराबर भागों में। ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या होता है? द्विध्रुव का O। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या रहती है? L। यहाँ से यहाँ तक भी L। दोनों जोड़ के कितना हो जाए? 2L। पूरी दूरी द्विध्रुव की कितनी रहती है? 2L। कितनी होती है? 2L। ठीक है। और इसको आपस में ऐसे मिला देते हैं। आपस में ऐसे मिला दिया दोनों तरफ से। मिलाने के बाद क्या करेंगे? लंबवर्धक पर स्थित होता है, क्या स्थित होता है? बिंदु P। तो यह बिंदु P, बिंदु O से R दूरी दे देंगे इसे। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इसको भी इधर बढ़ा देते हैं, और इसको भी ऐसे। तो देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कहाँ लगती है? आवेश से दूर, यानी इधर। इसको दे देंगे E1। और माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश की तरफ, इसको तीव्रता का नाम दे देंगे E2। क्या दे देंगे? तीव्रता का नाम E2। अब जो ये क्या है? लंबवर्धक है यानी लंबवत। लंबवत पे बनते हमेशा लंबवत घटक। कौन कौन से? लंबवत घटक। जैसे इसमें समझो, इस चित्र में
इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। लंबवत होता है ऊर्ध्वाधर, या बोलते हैं इसको लंबवत, या बोलते हैं इसको लंबवत। और इस लाइन को आधार होता है उसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। ठीक है। लंबवत घटकों में लिखते हैं, लंबवत घटक होते हैं साइन थीटा और क्षैतिज घटक होते हैं क्या? कोस थीटा। इसी तरह लंबवत घटक की स्थिति बनाई तो इसमें या को या हो जाएगा, लंबवत घटक है तो E1 साइन थीटा, ठीक है, और इधर E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। इसी तरह क्षैतिज घटक हो जाएंगे, इधर देखो यहां भी कोण बनेगा थीटा और यहां भी कोण बनेगा थीटा, तो यहां हो जाएगा E1 cos थीटा और यहां हो जाएगा E2 cos थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और इसको नाम दे देते हैं E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ये हो गई E1, ये लंबवत घटक हो गए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? वैद्युत द्विध्रुवागुण हो गया ये भी। इससे r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निष्फल हो जाते हैं, कट जाते हैं। जब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर कैसे लिखेंगे? E1 sin थीटा और E1 sin थीटा। जब हम प्लस लगाते हैं तो परिणाम निकलता है, लेकिन यहाँ प्लस ना लगाने की जगह विपरीत है तो क्या लगाएंगे? माइनस, यानी ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो फिर बचता क्या? फिर बचते हैं क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक की दिशा क्या है? एक ही दिशा है, तो E बराबर ऐसे निकालेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। दोनों को जोड़ के परिणामी तीव्रता निकल आएगी। अब पहले पढ़ते हैं हम एक एक पॉइंट से। कैसे पढ़ेंगे? एक एक पॉइंट से, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कौन सी लग रही है? E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण E2। अब हमको किसके कारण निकालना है? पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर माइनस क्यू आवेश। उसी तरह जैसे हमने अच्छी स्थिति में निकाला था उसी तरह कैसे निकालना है हमने निरक्षीय स्थिति में। हमने देखा था उसमें कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर निकालें तो उसके लिए दूरी मालूम। अब इसके लिए भी दूरी निकालनी पड़ेगी हमको, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक दूरी निकालनी पड़ेगी हमको, और इधर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं, तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण पे वर्ग बराबर, कर्ण पे वर्ग बराबर लंब पे वर्ग प्लस आधार पे वर्ग। तो इसके लिए कर्ण क्या है? कर्ण तो ज्ञात ही करना है हमको, यानी दूरी है। लंब क्या है? आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? एल का स्क्वायर। यहाँ से के से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडरूट, यानी यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी क्या निकल आएगी अपने पास? अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर भी निकाले हम, कर्ण पे वर्ग बराबर लंब पे वर्ग प्लस आधार पे वर्ग। दोनों के लिए देखो लंब एक ही है और आधार भी एक ही है, ए बी एल है, ए बी एल, और दोनों के लिए लंब तो आर है ही, तो इधर भी क्या हो जाएगी? अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? और वैसे भी हम कह सकते हैं कि जो एपी है, एपी है वो किसके बराबर है? बीपी के। देख लो आप, दोनों के लिए बराबर है, अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि एपी बराबर, ऐसे हम कह सकते हैं कि एपी बराबर बीपी, क्योंकि जो ए है ना, ए बी और किसके बराबर है? बीपी के। तो अब हम निकालेंगे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण। पहले हम बता देते हैं क्या क्या लिखना है। पहले निरक्षीय स्थिति की परिभाषा पूछता है, आपसे कहता है कि निरक्षीय स्थिति क्या है,
तो आपको कैसे लिखना है, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित होता है, तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष लंबवर्धक पर स्थित होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। अब इससे परिभाषा कैसे लिखेंगे, माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर क्या है, दूरी इसके लिए प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर, तो ये दूरी क्या है, अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका वर्ग लगाए तो इसका लगा देंगे वर्ग। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, इस वर्ग से अंडर कट जाएगा तो बचेगा क्या, आर वर्ग प्लस के एल वर्ग, इतना बचेगा। ठीक है, अब किसके कारण निकालेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर क्या निकालेंगे हम, तीव्रता। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, इसके लिए भी आ रहे हैं, इसके लिए भी आ रहे हैं, तो इसके लिए भी रखेंगे अंडर में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और इसका क्या लगा देंगे वर्ग। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, वर्ग से अंडर हट जाएगा, आर वर्ग प्लस के एल वर्ग, इतना रहेगा। वैसे भी हम कह सकते हैं AP बराबर BP है, तो दूरी भी दोनों के लिए एक ही होगी और वैसे भी एक ही निकली है। अब देखो E1 और E2 के मान समान है क्या, E1 और E2 के मान देखो, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर वर्ग प्लस एल वर्ग, इसके लिए भी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर वर्ग प्लस एल वर्ग। अर्थात हम कह सकते हैं कि E1 की तीव्रता है वो किसके बराबर है, E2 के। E1 की तीव्रता है वो किसके बराबर है, E2 के। अब निकालेंगे हम क्या, परिणामी तीव्रता। इसमें दो स्थिति बनी थी, एक तो लंबवत घटक की, एक क्षैतिज घटक की। लंबवत घटक विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो गए थे, कट गए थे। अब बचे क्या, क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर, अब कह सकते हैं कि हमने देखा कि E1 और E2 एक दूसरे के बराबर है, तो या तो E1 की जगह E2 रख लो या फिर E2 की जगह E1 रख लो, कोई भी कर लो, आंसर एक ही आएगा। तो E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह हम E1 कर सकते हैं, E1 cos थीटा का cos थीटा। अब E बराबर, दोनों एक जैसे, E1 cos थीटा जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2E1 cos थीटा। कितना हो गया, 2E1 cos थीटा। अब देखो यहां से आगे
2 E1 cos थीटा। ई बराबर 2 इंटू E1 का मान कितना है 1/4πε0 Q अपॉन 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R वर्ग प्लस का L वर्ग, और क्या बचा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा। अब cos थीटा का मान निकाल लेते हैं हम लाल बट्टे कक्का से। लाल बट्टे कक्का क्या होता है, ये होता है साइन का, ये होता है cos का, ये होता है tan का। हमें किसका चाहिए cos का, तो cos के से क्या होगा, ये होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। cos के लिए निकालना है तो आधार बटे कर्ण। हमने किसके लिए निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, कोई सा ले लो, दोनों एक ही है, L। आधार क्या है L, और कर्ण क्या है, कर्ण भी दोनों के लिए बराबर है। कर्ण क्या है अंडरूट में R वर्ग प्लस L वर्ग, क्या है अंडरूट में R वर्ग प्लस L वर्ग। इसको हम आप चाहे तो साइड में लिख सकते हो आप, जिससे आपको ध्यान रहे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है L, कर्ण क्या है अंडरूट में R वर्ग प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हम इधर से साफ करके आगे बढ़े। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इधर से साफ करते हैं, ओके। देखो ई बराबर देखो 1/4πε0 को हम आगे ले लेते हैं, इसको हमने आगे ले लिया, 2 को Q के पास पहुंचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2। ठीक है, अब हम cos थीटा का मान रखेंगे तो ऊपर क्या है L बटे में, ये हमने Q के पास पहुंचा दिया तो Q इंटू 2 हो गया, और बटे में क्या है इसके R वर्ग प्लस के L वर्ग, इतना है, इंटू cos थीटा L बटे अंडरूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ई बराबर 1/4πε0 इंटू, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2L बटे में इसकी घात, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात मान लेते हैं कितनी 0, और जिस पर अंडरूट लगा होता है उसकी घात होती है 1/2। क्या घात होती है 1/2। और जब गुणा होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार एक जैसा हो। जब आधार कैसा हो, एक समान हो। देखो आधार एक जैसा है, R वर्ग प्लस L वर्ग, R वर्ग प्लस L वर्ग, इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है 1/2। तो दोनों घातें जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 यानी घात कितनी हो जाएगी 3/2। हम ऐसे लिख सकते हैं पूरी की घात R वर्ग प्लस L वर्ग की घात 3/2। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। दोनों घातों को कर दिया हमने, इसकी घात 1/2 है और इसकी घात 1 है, दोनों जुड़ के कितने हुए 1.5 ही जाएगा, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5। अब ये हो गई तीव्रता। यदि आपसे कहे यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा है, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा है, अर्थात L छोटा है R से, तो L की क्या कर देंगे उपेक्षा छोड़ देंगे, या फिर L की जगह पर क्या रख देंगे 0 छोड़ दो। E बराबर 1/4πε0 इंटू, यहाँ एक और देख ले से, यहाँ ये क्या होता है द्विध्रुव आउट रहता है Q इंटू 2L, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम P, क्या रख देंगे P बटे R स्क्वायर का घात कितनी बचेगी 3/2, 2 से 2 घात कट गई,
ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू पी बटे आर की घात 3। मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका व्यंजक निरक्षीय स्थिति। क्या हो गया निरक्षीय स्थिति में ये हो गया व्यंजक 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर इंटू पी बटे आर की। देखो ये किसके लिए है निरक्षीय स्थिति में, और अच्छी स्थिति में क्या ज्ञात किया हमने ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p बटे आर की। अंतर कितना है, इसमें p है निरक्षीय में और इसमें क्या है 2p है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में तीव्रता, अच्छी स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की कितनी होती है 2 गुनी। इसमें 2 का गुणा हो रहा है और सब एक जैसा ही है। अच्छी स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति की तीव्रता अच्छी स्थिति की कितनी होती है आधी। निरक्षीय स्थिति की तीव्रता अच्छी स्थिति की कैसी होती है आधी। और यहाँ से हमने देखा एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है ये वाली, ठीक है। तो हम क्या ई समानुपाती 1/r³, इसमें भी ई समानुपाती 1/r3। अतः हम कह सकते हैं कि निरक्षीय और अक्षीय दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी न्यू वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगला लेक्चर में हम अच्छी और निरक्षीय स्थिति के आधार पर कुछ सवाल कराएंगे। अगला लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स।